हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फीमेल पेल्विस के बारे में डिस्कस करेंगे मिडवाइफरी की क्लास में। फीमेल पेल्विस की स्टडी हमारे लिए, मिडवाइफरी स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम एनाटॉमिकल एस्पेक्ट बेसिकली डिस्कस करेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे मिडवाइफरी एस्पेक्ट्स। फीमेल पेल्विस। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट फीमेल पेल्विस, कि जब भी हम ये सोचते हैं कि फीमेल पेल्विस की क्लास है या प्रैक्टिकल है, तो बेसिकली हमारे ध्यान में आना चाहिए कि एक नॉर्मल फीमेल पेल्विस को हम स्टडी करेंगे जिससे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो। तो जो नॉर्मल फीमेल पेल्विस होती है वो गायनिकोइड होती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि एक नॉर्मल फीमेल पेल्विस है वो कौन सी होती है? गायनिकोइड पेल्विस। गायनिकोइड पेल्विस इस हिसाब से बनी होती है कि जो भ्रूण है या फीटस है वो इजी डिलीवर हो सकता है, इसमें से होकर वो गुजर सकता है और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। और ये एक अस्थिमय या बोनी स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसलिए इस पेल्विस को हम बोनी पेल्विस भी कहते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली बोनी पेल्विस आ सकता है क्वेश्चन में, या फीमेल पेल्विस, दोनों का ही आंसर यही होगा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है क्यों स्टडी करना है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। देखिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी करवानी है या अगर रेफ़र भी करना है तो हमें पेल्विस के बारे में, फीमेल पेल्विस के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर का पता लगा सकें कि लेबर प्रोग्रेस हो रही है या अरेस्ट हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो फीटस है या फीटस हेड का जो मूवमेंट हो रहा है उसका रिलेशन हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। उसका जो सिस्टम होता है उसको हम स्टेशंस बोलते हैं। अगर अरेस्ट हो गया है तो स्टेशन नीचे आएगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, अदरवाइज वो नॉर्मल प्रोसेस होता रहेगा। तो इसको हम कब चेक करेंगे, कब देख पाएंगे? जब हमें एनाटॉमी ऑफ फीमेल पेल्विस पता हो। एक जो मिडवाइफ है उसको नॉर्मल पेल्विस के बारे में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना, कि किस टाइप को पता लगा सकते हैं नॉर्मल लैंडमार्क्स देखकर कि जो डिलीवरी पॉसिबल होगी वो नॉर्मल हो जाएगी या रेफ़र करना पड़ेगा। तो ये एडवांस में पता होगा। कब पता होगा? जब हम फीमेल पेल्विस को स्टडी करेंगे। अब आता है फंक्शंस ऑफ फीमेल पेल्विस। एक जो पेल्विस है वो क्या क्या काम करती है, ये अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ फीमेल पेल्विस। तो पेल्विस या श्रोणी का जो मेन कार्य है वो है हिप जॉइंट पर शरीर की मूवमेंट, स्पेशली जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं। तो ये मूवमेंट का कार्य कहाँ होता है? हिप जॉइंट पर, जो पार्ट है पेल्विस का। इसी प्रकार बैठने और घुटने टेकने की परमिशन भी हमें इसी जॉइंट से मिलती है। हमारे हिप जॉइंट पे जो हमारे इस्चियल ट्यूबरोसिटी हैं उन्हीं के ऊपर हम बैठते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो फीमेल पेल्विस है वो थोड़ी सी वाइड होती है मेल की बजाय, है ना। तो वाइड क्यों होती है? ताकि बच्चे की डिलीवरी सही से पॉसिबल हो सके, नॉर्मल डिलीवरी हो सके, बच्चे के हेड का, बॉडी का मूवमेंट यहाँ से पॉसिबल हो सके। बट इसके कारण एक थोड़ी सी समस्या ये आती है कि जो रनिंग है वो थोड़ी सी मेल की बजाय कम होती है, क्योंकि मेल की जो पेल्विस है वो थोड़ी सी संकुड़ी होती है तो मूवमेंट ज़्यादा तेज़ होती है, और फीमेल्स की जो फीमेल पेल्विस है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, इसलिए मूवमेंट थोड़ी सी स्लाइटली कम होती है। नेक्स्ट कार्य आता है कि जो हमारी पूरी बॉडी है, ट्रंक है, धड़ है, उसका वेट ये बियर करती है और फिर उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है दोनों पैरों की तरफ। तो ये कार्य भी फीमेल या पेल्विस है वो करती है। ये एक ब्रिज का काम करती है पूरी बॉडी और जो हमारी फीमर बोन्स हैं उनके बीच में। इसीलिए जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है कि पूरी बॉडी का वेट वो बियर कर सके और किसी भी टाइप का वहाँ पर डिसलोकेशन ना हो। और जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी पर हमारा जो बॉडी वेट है वो रहता है। इसी प्रकार जो ये फीमेल पेल्विस है वो कुछ हद तक पेट के अंगों और अदरवाइज जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको
सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि जो त्रिकास्थी है या सैक्रम है उसमें से कोडा इक्विना जो है वो बाहर निकलती है। कोडा इक्विना का है पार्ट ऑफ जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वहाँ से जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो लास्ट पार्ट है वो फाइबर्स के रूप में यहाँ से बाहर निकलता है और जो नर्व सप्लाई करता है पेल्विक ऑर्गन्स को। अब आता है कि जो ये पेल्विस है वो कौन कौन सी बोन से मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो सबसे पहला आंसर आपके पास ये दिमाग में आना चाहिए कि 4 बोन्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी? 2 इनोमिनेट या हिप बोन्स हैं, एक सैक्रम है और एक कॉक्सिक्स है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। यहाँ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं 2 हिप बोन, एक सैक्रम और ये पीछे एक कॉक्सिक्स। सबसे पहले देखते हैं इनोमिनेट या हिप बोन। इसको हम पहले भी एनाटॉमी में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हिप बोन होती है ये बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। बिफोर डिलीवरी बच्चे में ये 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं और बाद में वो फ्यूज होकर एक बोन बन जाती है। तो कौन कौन सी पार्ट हैं? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम जो है वो एक चौड़ा फैला हुआ पार्ट होता है पंख के समान, तो ये सबसे ऊपर इलियम होती है। जब हम कुल्ले पर हाथ रखते हैं तो सबसे ऊपर हम इलियक क्रेस्ट फील कर सकते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी एक चौड़ा पार्ट होता है और लगभग इतना ये लेंथ में रहेगा इलियक क्रेस्ट, ठीक है ना। इसका जो जस्ट आगे वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं इलियक क्रेस्ट हो गया, और ये आगे वाला जो पार्ट है जो हम इंजेक्शन लगाते समय फील करते हैं उसको हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर चलें, थोड़ी ही दूरी पर अगर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और स्पाइन आगे निकला हुआ दिखेगा, फील होगा, उसको हम कहेंगे एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन और ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसी प्रकार क्रेस्ट के पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी हमें 2 स्पाइन फील होंगे। कौन कौन से? एक होगा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एक होगा पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलियक क्रेस्ट है उसके आगे भी 2 स्पाइन हैं और पीछे भी 2 स्पाइन हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम आगे जो ये एंटीरियर साइड से दिखाई गई ये बोन है और ये पोस्टीरियर साइड से। तो एंटीरियर साइड में एक जो फैला हुआ पार्ट है वहाँ का जो स्पेस है वो ये कॉनकेव होता है और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इलियक फोसा, ठीक है। तो ये इलियक फोसा है। सेकंड जो पार्ट है इस बोन का वो होता है इस्चियम। ये काफ़ी मोटा मजबूत होता है और एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे हम इस्चियल ट्यूब्रोसिटी कहते हैं। जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का वेट इस इस्चियल ट्यूब्रोसिटी पर होता है। इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से पीछे की ओर थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट उभरा हुआ हमें फील होगा, ये वाला, जिसको हम कहेंगे इस्चियल स्पाइन, ओके। और ये इस्चियल स्पाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब हम मिडवाइफरी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं फीमेल पेल्विस के बारे में, क्योंकि ये इस्चियल स्पाइन वही स्थान है जहाँ पर हम स्टेशन चेक करते हैं कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी जब हेड नीचे आ रहा होता है तो उसका रिलेशन हम देखते हैं कि इस्चियम के रिलेशन में कहाँ है, ऊपर है या नीचे है। नेक्स्ट बोन आती है हमारे पास प्यूबिक बोन और प्यूबिस। ये जो प्यूबिक बोन है ये एंटीरियर आगे की ओर होती है और इसके 2 पीछे की तरफ रेमस जाते हैं, ठीक है ना। जो ये जो नाव चलाने वाले जो चप्पू होते हैं ना, पतवार, उनके समान उनका शेप होता है और ये पीछे की ओर जाकर जो इस्चियम के रेमस हैं उनसे जुड़ता है या उससे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्यूबिक बोन। जब ये आपस में मिल जाते हैं दोनों प्यूबिक बोन, एक लेफ्ट और एक राइट, तब ये जॉइंट बनाती हैं जिसे हम सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं और नीचे एक ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम प्यूबिक आर्क कहते हैं। ये जो प्यूबिक बोन है उसका रेमस और इस्चियम का रेमस, ये और ये जब आपस में जुड़ते हैं तो एक बीच में होल बनता है। इस होल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन।
ये जो और इसकी जो आउटर साइड में, बाहर की साइड में देखें, पोस्टीरियर, ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है इस बोन का, तो वहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फीमर का हेड आकर जुड़ता है और हिप जॉइंट बनता है। तो इस जो कप लाइक स्ट्रक्चर या जो खड्डा है इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम कैविटी। हिप बोन की जो निचला पार्ट है वहाँ पर दो वक्र या कर्व होते हैं पीछे की साइड में। यहाँ पर ये देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला, दो वक्र हैं या कर्व हैं। ये कर्व कहाँ है? जो हमारा इस्चियल स्पाइन है, एक उससे ऊपर जो बड़ा होता है जिसको हम ग्रेटर शियाटिक नॉच बोलते हैं, और इसके नीचे होगा लेसर शियाटिक नॉच। ठीक है, तो ये दो नॉच होते हैं। तो इसका मतलब ये जो लैंडमार्क्स हैं, ये जो हम स्टडी करते हैं, ये हमें प्रैक्टिकली बताना होता है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। ठीक है, जैसे आप वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि चलो इस पार्ट का नाम बताओ, इस पार्ट का नाम बताओ, तो ये पार्ट्स आपको याद रखने हैं। और कब याद होंगे? जब बार बार इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बोन आ जाती है हमारी सेक्रम। सेक्रम क्या है? सेक्रम एक्चुअली जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसका पार्ट है। ठीक है, जो L5 के बाद जो वर्टिब्राज होते हैं जिनको हम S1 to S5 बोलते हैं, ये 5 वर्टिब्राज होते हैं जो आपस में फ्यूज होकर एक वेज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सेक्रम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेक्रम है इसका सबसे ऊपर वाला जो S1 वर्टिब्रा है वो थोड़ा सा आगे की ओर निकला रहता है, और इस उभार को हम क्या कहते हैं? सेक्रल प्रोमोंटरी। ये भी एक प्रकार का हमारा लैंडमार्क है मिडवाइफरी में। हम ये पता होना चाहिए कि सेक्रल प्रोमोंटरी कहाँ पर। ये जो सेक्रम, इसका जो हिंदी में नाम त्रिकास्थी है, इसका जो अग्रभाग है, आगे का एंटीरियर पार्ट है, वो कॉनकेव होता है, अवतल होता है, और इसे ही हम होलो ऑफ द सेक्रम कहते हैं। ठीक है ना, होलो ऑफ द सेक्रम। इसी के आगे ही हमारा जो पेल्विक कैविटी बनती है। त्रिकास्थी के पार्श्व में यानी लेटरल साइड में दो विंग लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं जिन्हें हम एला ऑफ सेक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये एला ऑफ सेक्रम है। इस सेक्रम के अंदर या त्रिकास्थी के अंदर 4 जोड़ी फोरामेन्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इन फोरामेन से जो कोडा इक्विना है उससे नर्व्स निकलती हैं। कोडा इक्विना क्या है? जो हमारा स्पाइनल कोड आ रहा है उसका जो लास्ट पार्ट है वो बहुत से फाइबर्स के रूप में बनता है, डिवाइड हो जाता है, उसी को हम कोडा इक्विना कहते हैं, और उसमें से कुछ नर्व इनमें से निकलती हैं जो पेल्विक ऑर्गन्स उनको नर्व सप्लाई करती है। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है सेक्रम का वो कॉन्वेक्स होता है और रफ होता है, और इस पे जो मसल्स हैं वो अटैच होती हैं। लास्ट बोन है हमारे पास इसकी पेल्विस की कोक्सिक्स। ठीक है, कोक्सिक्स भी वर्टिब्रल कॉलम का ही एक पार्ट है। लास्ट के 4 वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होकर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कोक्सिक्स कहते हैं, और ये जो कोक्सिक्स है ये सेक्रम से जो S5 है वहाँ पर ये जुड़ा होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर सेक्रोकोक्सिजियल जॉइंट बनता है। चलिए, जैसे जॉइंट का नाम याद आया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जॉइंट्स हैं। ये भी मिडवाइफरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, पेल्विक जॉइंट्स बताइए। तो जो पूरी पेल्विस है वो 4 जॉइंट से मिलकर बनी है। कौन कौन सा? एक है सिम्फाइसिस प्यूबिस, 2 सेक्रोइलियक जॉइंट और एक सेक्रोकोक्सिजियल जॉइंट। इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस जोड़ कौन सा है कि ये 2 प्यूबिक हड्डियों के आपस में मिलने से बनता है। जैसे एक इधर की प्यूबिक बोन है, एक इधर की प्यूबिक बोन है, ये आपस में जुड़ी और इनके बीच में जॉइंट के लिए कार्टिलेजिनस जॉइंट बनता है ये। तो एक कार्टिलेज की पैड होती है, ठीक है ना, उपास्थि की एक पैड होती है, इसीलिए इसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जो जॉइंट है ये हमारा हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस। 2 जोड़ हमारे पास हैं सेक्रोइलियक जॉइंट, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। जहाँ पर सेक्रम और इलियम आपस में जुड़ती हैं, ये काफ़ी मजबूत जोड़ होता है, ये सेक्रोइलियक जॉइंट होता है। लेफ्ट ये राइट सेक्रोइलियक जॉइंट और ये लेफ्ट सेक्रोइलियक जॉइंट। नेक्स्ट आता है सेक्रोकोक्सिजियल जॉइंट। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेक्रम और कोक्सिज के बीच में ये जोड़ बनता है। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर ये सैक्रम है और यहाँ कॉक्सिक्स है। इन दोनों के बीच में जो जोड़ बनेगा उसको हम सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट कहेंगे। अब ये जो जितने भी जॉइंट हैं ये नॉर्मली लगभग फिक्स होते हैं, यानी नॉर्मली इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। गर्भावस्था से पहले इन जोड़ों में गति न के बराबर होती है, परंतु गर्भावस्था के दौरान कुछ एंडोक्राइनल हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनसे इन जॉइंट्स के जो लिगामेंट्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और जोड़ थोड़े से हिल पाते हैं, मूव कर पाते हैं, और इस मूवमेंट के कारण थोड़ा सा पेल्विक कैविटी में रूम बन जाता है और जो फीटल हेड है वो आराम से डिलीवर हो सकता है। इसी प्रकार जो सिम्फाइसिस प्यूबिस जोड़ है वो भी थोड़ा सा सेपरेट हो सकता है और उसमें से भी जो डिलीवरी है वो ईजिली पॉसिबल होती है। बट कई बार ये जो जोड़ हैं वो ज़्यादा लूज हो जाते हैं और जो लेडी है उसको चलने में कठिनाई होती है और उसमें पेन भी होता है। तो अगर उस दौरान ये पेन होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों हो रहा होगा। त्रिकास्ती और इलियक का जो जोड़ है यानी जो सैक्रो इलियक जॉइंट है वहाँ पर डिलीवरी के टाइम आगे और पीछे की मूवमेंट होती है, ठीक है ना। और ये जो आगे की और पीछे की जो मूवमेंट है ये भी एक प्रकार का जो एक्स्ट्रा स्पेस डिलीवरी के टाइम देने के लिए होता है, और ये आगे पीछे की मूवमेंट को ही हम नोडिंग ऑफ द सैक्रम कहते हैं, ठीक है ना। ये कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछते हैं कि व्हाट इज द नोडिंग ऑफ सैक्रम। तो जब सैक्रम डिलीवरी के टाइम थोड़ा सा मूव हो सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नोडिंग ऑफ द सैक्रम और त्रिकास्ती का झुकाव। त्रिकास्ती इलियक जोड़ जो है वो जन्म के दौरान एक तो स्पेस मिल गया, इसी प्रकार जो कोक्सिक्स है सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट वहाँ पर भी कोक्सिक्स थोड़ा पीछे की ओर मुड़ता है, ठीक है ना। बैकवर्ड मूवमेंट होती है और एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पर बन जाता है इजी डिलीवरी के लिए। अब आते हैं पेल्विक लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, मैंने पहले आपको एनाटॉमी की क्लास में बताया था कि लिगामेंट्स वो फाइब्रस टिश्यू हैं जो जोड़ को मजबूती प्रदान करते हैं और जोड़ पर एक बोन से दूसरी बोन तक फैले होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फीमेल पेल्विस है उसमें कई टाइप के ये लिगामेंट्स होते हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे एक है सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर इंटर प्यूबिक लिगामेंट, ठीक है ना। ये इंटर प्यूबिक लिगामेंट यहाँ होगा इस प्यूबिक बोन से यहाँ तक इस जोड़ के ऊपर। हिंदी में इसको अंतर जघन स्नायु बंधन कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटर प्यूबिक लिगामेंट। एक ये सैक्रोइलियक स्नायु बंधन अर्थात सैक्रोइलियक लिगामेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर होगा सैक्रम से लेके इलियम तक, और फिर होगा सैक्रोकोक्सिजियल लिगामेंट जो सैक्रम से कॉक्सिक्स तक होगा, ठीक है। मिडवाइफरी में कुछ अन्य लिगामेंट्स भी होते हैं जैसे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। ये नाम से ही हम क्लियर कर सकते हैं। सैक्रोट्यूबरस मतलब सैक्रम से लेकर इस्चियल ट्यूबरोसिटी तक ये वाला, और सैक्रोस्पाइनस सैक्रम से लेके जो इस्चियल स्पाइन है वहाँ तक, तो इसको हम कहेंगे सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट सैक्रम से इस्चियल ट्यूबरोसिटी तक चलता है और जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है वो सैक्रम से इस्चियल स्पाइन तक चलता है। तो दोनों तरफ होंगे ये, इधर भी, इसी प्रकार ये वाला भी इधर भी और इधर भी। यहाँ एक ही दिखाया हुआ है क्योंकि ताकि इजीली आप इसको भी देख सकें, बट ये होते दोनों तरफ हैं, ठीक। ये जो लिगामेंट्स हैं दोनों सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस ये शियाटिक नोच को क्रॉस करते हैं और एक बाउंड्री बना देते हैं पेल्विक आउटलेट की, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर वॉल बनती है इन दोनों लिगामेंट से। जो हमारे पेल्विस के जोड़ हैं वो जोड़ इन लिगामेंट्स की वजह से ही इतने मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये इस प्रकार से होते हैं कि मूवमेंट कम से कम वहाँ पर हो और जो पेल्विक कैविटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। बट डिलीवरी के टाइम रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो इन लिगामेंट्स को थोड़ा सा लूज कर देता है, और उसी कारण थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया था नोडिंग ऑफ सैक्रम और जो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉक्सिक्स वो पॉसिबल होती है और ईजी डिलीवरी हो सकती है। तो ये सारा डिस्कस हमने किया जो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट है पेल्विस का, वो सारी पेल्विस की बोन हमारी स्टडी हो गई, लिगामेंट स्टडी हो गए और जॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम कल डिस्कस करेंगे जो अदर लैंडमार्क्स फीमेल पेल्विस के हैं मिडवाइफरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन